आज सुबह जब मधु मंदिर गई तो पड़ोसी वीणा जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी, जिसे देखकर मधु को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मधु तो यहाँ इस मोहल्ले की बहू थी और वीणा आंटी के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। बस इतना पता था कि वीणा आंटी अपने पति परम जी के साथ अकेली इस घर में रहती थीं और काफी पूजापा किया करती थीं। मधु के घर की पिछली गली में ही उनका घर था। तभी वहां शर्मा आंटी भी नजर आई। वो मधु के घर के पास ही रहती थीं और उन्हें वह अच्छे से जानती भी थी, तो उन्हीं से पूछना उसने ठीक समझा। मधु ने शर्मा आंटी से पूछा कि वीणा आंटी को क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तब उन्होंने कहा, परम अंकल की कल रात दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। सुनकर बहुत दुख हुआ। अंकल आंटी अकेले ही तो रहते थे, बेचारी आंटी पर क्या बीत रही होगी। घर आकर मधु ने अपनी सास सुधा जी और पति रितेश को बताया। दोनों भी सुनकर बहुत दुखी हुए। रितेश अब भी वीणा जी के घर जाने के लिए ही निकला था कि बाहर पाठक अंकल मिल गए। तब उन्होंने बताया कि उनके बेटे बहू दोपहर तक आ जाएंगी, उसके बाद ही क्रियाक्रम का सभी कार्य होगा। पहली बार रितेश और मधु को यह पता चला कि उनके बेटे बहू भी थे। वाकई दोनों को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि यह लोग बेटे बहू के होते हुए यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं, वह भी इस उम्र में। वीणा आंटी की उम्र लगभग 75 उम्र के आसपास थी, जबकि परम अंकल की उम्र 80 साल की लगभग थी। सुनते ही मधु ने सीधे यही कहा कि कैसे बेटे बहू हैं, इतने बुजुर्ग माँ बाप को यहाँ अकेला छोड़ रखा है। रितेश ने भी मधु की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, क्या खुद का कभी बुढ़ापा नहीं आएगा जो माँ बाप को यहाँ इस तरह से छोड़ रखा है। उन दोनों की बातें सुनकर सुधा जी और पाठक अंकल मुस्कुराने लगी। पाठक अंकल ने कहा, बेटा, कई बार जो दिखता है वह सच में होता नहीं। रितेश ने कहा, अंकल आप क्या कहना चाहते हो। साफ दिख रहा है कि यहाँ इतने बुजुर्ग माँ बाप अकेले रहते हैं और बेटे बहू का कोई पता ही नहीं। तो गलती किसकी है, वो तो साफ पता चलता है। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, पर कई बार इंसान को उसकी जिद अकेला कर देती है, जैसा कि वीणा जी के साथ हुआ। और बेचारे परम जी, वो वीणा जी के स्वभाव के कारण अकेले हो गए। तभी सुधा जी ने कहा, वीणा जी बड़ी जिद्दी स्वभाव की है, उन्हें जो करना है वह वही करती हैं, इसके आगे वे किसी की सुनती भी नहीं। वीणा जी कई तरह के नियम कायदे मानती हैं और यह उम्मीद करती हैं कि उनकी बहू भी वह सब माने, जो कि संभव नहीं। इतनी सी बात पर भला कोई घर छोड़ता है, जो इनके बेटे बहू उनको छोड़कर चले गए। रितेश ने कहा, और नहीं तो क्या, हर घर में थोड़े बहुत नियम कायदे होते ही हैं, तो उनके पीछे बुजुर्गों को अकेला छोड़कर नहीं जाया जाता। सब संस्कारों की बातें होती हैं। मधु भी रितेश की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। रितेश और मधु बराबर बातें बनाए जा रहे थे। अच्छा चलो, तुम लोगों की सोच तो अलग है, यही अच्छा है। मैं फिलहाल तो वीणा जी के पास जा रही हूँ, आकर बात करेंगे, सुधा जी ने कहा। उधर मधु के पेट में यह बात पच नहीं रही थी कि भला नियम कायदे के लिए कोई घर छोड़कर जाता है क्या। नियम कायदे तो हर घर में होते हैं। जब सुधा जी घर वापस आई, तब भी मधु ने यही सवाल किया और सुधा जी मुस्कुराकर रह गई। वो दिन भर में काफी थक गई थी, इसलिए उन्होंने उस दिन बात करना ठीक नहीं समझा। दूसरे दिन सुधा जी सुबह 3:30 उठी और उन्होंने मधु को भी जगा दिया और कहा, बहू जल्दी से नहा लो, हमें मंदिर चलना है। मधु को बहुत अजीब लगा कि मम्मी जी ने इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया, पर मम्मी जी ने कहा है, इसलिए इज्जत से वह नहा धोकर तैयार हो गई। फिर दोनों सास बहू मंदिर गए। 5 बजे तक जब वे पूजा पाठ करके सभी कामों से फ्री हुईं, उसके बाद मधु ने कहा, मम्मी अब चाय बनाकर ला दूं। तो सुधा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहू पहले पूरा चौका बर्तन करो, उसके बाद चाय बनाना। मधु को बहुत हैरानी हो रही थी कि सुधा जी यह क्या कह रही हैं, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। मधु ने किचन में चौका बर्तन किया, उसके बाद जाकर उसने चाय बनाई। तब तक 7 बज चुके थे और रितेश भी जग चुका था, और तब सबने चाय पी। पर रितेश और मधु दोनों हैरान थे कि सुधा जी को आखिर आज हुआ क्या है, आज वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तब सुधा जी ने मधु से कहा, बहू जाओ जाकर पहले नाश्ता तैयार कर लो। मधु वहां से उठी और किचन में जाने से पहले वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से आकर वो किचन में जाने लगी तो सुधा जी ने उसे रोक दिया। अरे बहू कहाँ जा रही हो। उनकी आवाज सुनकर ही मधु चुपचाप गेट पर ही खड़ी हो गई।
तब सुधा जी ने कहा, पहले जाकर नहा कर आओ, उसके बाद रसोई में जाना। तब मधु ने कहा, मी जी, अभी सुबह ही नहाया तो था। सुबह नहाई थी तो क्या हुआ? अभी वॉशरूम भी तो गई थी ना? दोबारा नहा कर आओ, उसके बाद ही नाश्ता तैयार करना। रसोई में पवित्रता होनी चाहिए। पृथ्वी की शुद्धि का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर रितेश बीच में ही बोल पड़ा, मम्मी, आप ये क्या बोल रही हो? क्या हो गया है आपको आज? तब सुधा जी उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हें हम सास बहू के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूं, ठीक कर रही हूं। यहां बैठकर हम दोनों के बीच में बोलने से अच्छा है कि उठकर नहा धोकर आओ और मंदिर में जाकर पहले पूजा करो। तभी नाश्ता मिलेगा तुम्हें भी, वरना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी हर घर में कुछ नियम कायदे तो होने ही चाहिए। उन्हीं से तो घर बनता है। और चुपचाप जाकर टीवी के सामने बैठ गई। मधु और रितेश एक दूसरे की शक्ल देखते ही रह गए। तब मधु दोबारा जाकर नहाई और उसके बाद किचन में आकर उसने नाश्ता तैयार किया। जब सबने नाश्ता कर लिया तो रितेश अपने ऑफिस के लिए निकल गया और मधु घर की सफाई करने लगी। तो सुधा जी ने मधु से कहा, मधु, अच्छे से सफाई किया करो। एक जगह पर कम से कम 3 बार पोछा लगाया करो, तब जाकर घर की सफाई होती है। साफ सफाई का ध्यान रखा करो। और ये क्या, स्टैंड वाला पोछा ले रखा है? बैठकर पोछा लगाया करो। सुनकर मधु का मन पलटकर जवाब देने का कर रहा था, पर सुधा जी ने कभी उसे परेशान नहीं किया था। हमेशा एक अच्छी सास की तरह ही रही। इस कारण मधु चुप ही रही। पर मधु आज सुधा जी के व्यवहार से बहुत हैरान थी। सुबह से सुधा जी ने उसे बहुत परेशान करके रख दिया था। मधु जितनी बार भी दिन भर में वॉशरूम गई, उतनी ही बार सुधा जी ने उसे नहाने को कहा। पूरे घर में 3-3 बार पोछा लगाया, बर्तनों को भी बार बार धोया। इन सब में मधु बहुत थक चुकी थी। ऊपर से दोपहर के खाने में भी सुधा जी ने खूब कलाकारी की। शाम को जब रितेश घर आया तो मधु की हालत खराब हो चुकी थी और वह उसके सामने रोने ही लग गई। उसने रितेश से कहा, आज मम्मी जी ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। आखिर वो ऐसा कर क्यों रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। या तो तुम मम्मी जी से बात करो, नहीं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर रितेश सीधे सुधा जी के पास गया। पीछे पीछे मधु भी गई, पर वो दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। तब रितेश ने सुधा जी से कहा, मम्मी, आखिर आपको हो क्या गया है? ये क्या बेफिजूल के नियम बना रहे हो आप? देखो, मधु तो रो ही पड़ी है। आखिर क्यों परेशान कर रहे हो आप हम लोगों को? तब सुधा जी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी हैरानी की बात है। तुम लोग एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बेचारी वीणा जी की बहू 1.5 साल तक बर्दाश्त करके गई थी ये सब। तभी रितेश और मधु को याद आया कि कल इसी बात को लेकर वे दोनों सुधा जी से बहस कर रहे थे। तब मधु ने कहा, मम्मी जी, आज हमको समझ में आ गया। जरूरत से ज्यादा नियम कायदे बनाओगे तो या तो वह नियम कायदे टूटेंगे या आप अकेले रह जाओगी। कई बार खुद की जिद इंसान को अकेला कर देती है। सुधा जी ने मधु की तरफ देखा और कहा, यदि यही बात मैं तुम लोगों को समझाती तो तुम लोगों को समझ में नहीं आती। जब खुद पर पड़ती है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि गलत कौन था। कल तुम दोनों वीणा जी की बहू को ही गलत बताए जा रहे थे। अब समझ में आया? मैंने तो फिर भी अभी तक उनके सारे नियम कायदे नहीं बताए। तुम लोगों को बेटा चाहो तो कुछ दिन करके देखो, फिर दूसरों के बारे में बात करना। हमें तो जानना भी नहीं है कि और कौन कौन से नियम कायदे होते हैं। हमने अपनी गलती मान ली। आइंदा हम किसी के बारे में बात करेंगे तो पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को जान लेंगे। मधु और रितेश ने हाथ जोड़कर सुधा जी से कहा, सही है बेटा, अब समझ में आ गया तुम्हें। लोग बहुत आसानी से दूसरों के बारे में बात कर लेते हैं, पर जब खुद पर बीतती है ना, तब पता चलता है कि सच्चाई क्या थी। इसलिए कभी बैठकर दूसरों को जज नहीं करना चाहिए और सामने कोई क्या कह रहा है उसकी बात को भी समझना चाहिए। सुधा जी ने कहा, आखिर मधु और रितेश ने अपनी गलती मान ली कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में अपनी राय बना देना सही बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग को